Hello everyone, welcome back to Biomotics, Academy of Future Education. Today will be your session 4 on assembly and precision modeling. So myself Anmol Verma, mechanical engineer and a CAD designer. So आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं सेशन 3 में हमने क्या लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो लास्ट सेशन में हमने अलाइन टूल देखा था कैसे काम करता है, चीजों को शेप्स को एग्जैक्ट पोजीशन पे कैसे रखा जाता है, लेफ्ट राइट एज टॉप बॉटम एज और सेंटर एक्स वाई में स्पेस इवन ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं, ये सब हमने पूरा देखा था। फिर हमने टेक्स्ट देखा था 3D में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब 3D टेक्स्ट कैसे बनाते हैं चीज़ों के ऊपर, जैसे की चेन वगैरह होता है, नेम टैग होता है। तो उसमें अगर आपको या फिर कोई प्रोडक्ट ही बना रहे हैं उसमें एक्सट्रूडेड 3D आपको चाहिए अपना नेम या फिर कुछ भी लिखा हुआ, तो वो सब कैसे लिखते हैं। फिर हमने शेप जनरेटर देखा था, 100+ कम्युनिटी शेप्स यानी कि ऑलरेडी बने हुए शेप्स को कैसे यूज करते हैं अपने डिजाइन्स में, कॉम्प्लेक्स शेप जैसे बनाने में दिक्कत ना हो हमें, ऑलरेडी हम बने वाले उन्हीं को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें टाइम बचाने के लिए। तो वो हमने देखा था कैसे करते हैं। और फिर कुछ रियल बिल्ड्स हमने बना के देखे थे, जैसे फोन स्टैंड, नेम टैग और एक मिनी ब्रिज हमने बना के देखा था। ठीक है, सो ये हमारा हो गया रिकैप। तो आज के सेशन में देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। असेंबली समझेंगे क्या होता है, कैसे सेपरेट पार्ट्स बनाए जाते हैं फिर उन्हें साथ में फिट करके एक वर्किंग फाइनल ऑब्जेक्ट किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रियल में इंजीनियरिंग का फाउंडेशन होता है ये असेंबलीज करना, तो ये देखेंगे। फिर प्रिसीजन के साथ कैसे डिजाइनिंग करते हैं, रूलर, स्नैप टू ग्रिड, एग्जैक्ट जितना चाहिए हमें जितने उसमें टॉलरेंसेस वगैरह ये सब कैसे लेते हैं। फिर एक बॉक्स इनलेट के साथ बताऊंगा कैसे बना सकते हो, एक मैकेनिकल जॉइंट बताऊंगा कैसे बना सकते हो, टॉलरेंस और फिट के टाइप्स देखेंगे। और फिर एक डिज़ाइन दूंगा 20 मिनट डिज़ाइन चैलेंज टाइप, वो बना सकते हैं आप लोग। तो असेंबलीज बेसिकली समझे क्या होता है। तो या फिर असेंबली होता है जब हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इंडिविजुअल पार्ट्स उसके बना लें और फिर उन पार्ट्स को आपस में फिट करें, तो वो जो होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट उसे हम लोग बोलते हैं असेंबली। रियल इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोडक्ट एक सिंगल पीस में नहीं होता, मोस्टली प्रोडक्ट्स सिंगल पीस में नहीं होते। हर एक चीज असेंबली होती है जो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स बनाए जाते हैं उसे जोड़ के। जैसे रियल असेंबलीज की बात करूं तो अपने आसपास देख सकते हो, सबसे पहले तो स्मार्टफोन जिसपे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये लेक्चर देख रहे होगे। तो उसमें अलग अलग चीजें पहले बनती हैं, जैसे स्क्रीन, ग्लास, फ्रेम, बैटरी, सर्किट बोर्ड, बटन्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 200+ पार्ट्स होते हैं एक छोटे से फोन में। हर एक को अलग अलग डिजाइन किया जाता है, हर एक को अलग अलग बनाया जाता है पार्ट को, और फिर उन्हें असेंबल करके साथ में लाया जाता है। बाइसिकल जैसे हो गई, उसमें फ्रेम होता है, व्हील्स होते हैं, ब्रेक्स, चेन, गियर सब अलग अलग होता है। हर एक पार्ट की अपनी अपनी डायमेंशन है, फिर उसे साथ में जोड़ा जाता है। वैसे ही चेयर हो गया, सीट, बैकरेस्ट, लेग्स, क्रूज सब होते हैं। सब कुछ अलग अलग डिजाइन किया जाता है आपस में प्रॉपरली फिट हो पाए। ग्लू के बिना वो भी ऐसे भी बनाए जाते हैं कि केवल फ्रिक्शन और स्क्रूज वगैरह की हेल्प से रोका जा सके। फिर जैसे एक बॉल पॉइंट पेन एक सिंपल सा होता है, जो क्लिक वाला पेन होता है, क्लिक टू यूज वाला। तो उसमें क्या आउटर बैरल, इंक कार्टेज, क्लिक मैकेनिज्म जो होता है, कैप, ये सब कुछ प्रॉपर टॉलरेंस के साथ लगाया जाता है ताकि जो क्लिक वाला सिस्टम है हमारा वो प्रॉपरली हर बार काम करे। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो गए अपने आसपास जो देख सकते हो असेंबलीज के। फिर टिकर कैड में बेसिकली जैसे या फिर किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं, हर एक पार्ट फाइल को अलग अलग बनाते हैं, यानी कि हर एक जो इंडिविजुअल पार्ट रहने वाला है, जैसे पेन में हमारा है बैरल, इंक कार्टेज, क्लिक मैकेनिज्म, कैप, इन सबको अलग अलग बनाएंगे। हर एक पार्ट को उसकी अलग अलग फाइल देंगे। कभी भी असेंबली के सारे पार्ट्स को एक फाइल में नहीं रख बनाते हैं, ये पहले तो नहीं बनाते, बाद में सबको एक ही साथ लाना होता है, लेकिन पहले सबको एक ही फाइल में नहीं बनाते हैं, सबको अलग अलग फाइल में बनाते हैं। सेम कोऑर्डिनेट का ओरिजिन यूज करना होता है, मतलब 0 0 सब कुछ यूज करते हैं ताकि अलाइनमेंट करने में इजी रहे हमारा। फिर टॉलरेंस गैप रखा जाता है पार्ट्स के बीच में, यानी कि थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि चीजें आपस में मूवमेंट आसानी से कर पाए इसके लिए। और टेस्ट किया जाता है प्रिंटिंग करने से पहले ताकि कोई भी पार्ट ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, ये सब टेस्ट करके देख लिया जाता है चाहे जिस भी सॉफ्टवेयर में हो। प्रिसीजन मॉडलिंग और टॉलरेंसेस जैसे बताता हूँ क्या होता है।
सो टॉलरेंसेस बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पे, तो वो तो एक सॉफ्टवेयर है। वो तो एग्जैक्टली जितना मैं बोलूंगा, अगर मैं बोला बोला कि यहाँ पे 10 mm का सर्कल बनाओ या फिर 10 mm का स्क्वायर बनाओ, तो वो एग्जैक्टली 10 mm का ही बना के देगा। अब जैसे मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो देख रहे हो सर्कल थोड़ा इधर उधर हो गया, स्क्वायर की साइड्स बराबर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है ना। बट अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको प्रॉपरली बनाएंगे तो ये प्रॉपर सर्कल एकदम परफेक्ट बन के आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा, हर एक डायमेंशन परफेक्ट होगी। लेकिन अब वैसे ही अब उसको मैन्युफैक्चर करने लेके जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 10 mm सर्कल यहाँ बोला था और 10 mm साइड वाला स्क्वायर यहाँ बोला था तो वो हमारा बन के उतना ही आए। हो सकता है कि 10 mm से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 10 mm से थोड़ा कम हो जाए, ये सरफेस इससे हल्का सा 90 डिग्री की जगह 89 डिग्री पे हो जाए। तो मतलब बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करते टाइम या बनाते टाइम चीज़ें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ जब हम काम कर रहे हैं, मटेरियल के साथ काम करते हैं, तो थोड़ा टूटता है, बिखरता है और चीज़ें होती हैं उसके साथ, तो एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो टॉलरेंसेस क्या होता है कि जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखते हैं कि हाँ, इसे हमें मैन्युफैक्चर होना है, तो इसमें इतना एरर आ सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान रख के हम डिज़ाइन करते हैं। तो जब उस चीज़ को हम ध्यान रख के डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे पहले से टॉलरेंस दे देते हैं कि हाँ, अगर जैसे मैंने इसको 10 mm बोला कि मान लो अगर ये सर्कल नहीं स्फीयर इसका बना रहे हैं, बॉल बना रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, 10 mm इसकी डायमीटर रखनी है, लेकिन 10 mm डायमीटर के साथ इस चीज का ध्यान, 10 mm डायमीटर के साथ इसकी रेडियस में डिफरेंस 0.01 का रह सकता है। 10 mm के साथ 0.01 mm का कम या ज्यादा हो सकता है। इसको ऐसे कर टॉलरेंसेस ऐसे करके लिखी जाती हैं, इसके आगे यूनिट, तो जैसे mm। ठीक है, तो मैंने अब इसके साथ क्या किया, ये भी ऐड कर दिया। तो अब मैन्युफैक्चर को पता है कि हाँ, मैंने अगर इतनी टॉलरेंस दी है तो उसके हिसाब से बनाएगा इस पार्ट को। मतलब जैसे अगर मैंने कम टॉलरेंस दी कि 0.1 mm, तो उसे रैंडमली ऐसे ही हाथ से जैसे टॉलरेंस नहीं दी तो ऐसे ही बना देगा। अब अगर 0.1 दी तो बनाने के बाद फिर उसको सैंडिंग स्मूथिंग वो सब करेगा। लेकिन अगर जिसको 0.0001 ऐसे 0.001 कर दिया, ज्यादा टॉलरेंस दे दी कि हाँ बिल्कुल भी बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस आना चाहिए, ऑलमोस्ट मैच ही होना चाहिए पूरी तरह, तो फिर वो क्या करेगा, इसको सीएनसी मशीनिंग और बेटर टूल्स से बनाएगा ताकि वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है टॉलरेंसेस कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसे मैन्युफैक्चर होना है, तो जिस चीज़ में इसे यूज़ करना है फिर इस टूल इस पार्ट को, उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि उतनी टॉलरेंस हम लिख के यहाँ पे बता देंगे कि इसकी वैल टॉलरेंस इतनी है, यानी कि जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाए तो इतनी वैल्यू हम इसकी इस डायमेंशन की इतनी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो, उससे ज़्यादा या कम मत करना। ठीक है, तो ये हमारा टॉलरेंसेस होता है। और इसी टॉलरेंसेस का ध्यान रखते हुए जो किया जाए वो सब प्रिसिजन मॉडलिंग होती है। सो डिफिनेशन से क्या है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन अ पार्ट दैट फिट्स परफेक्टली एंड वन दैट स्नैप्स और वन गो इन ऑल इज 0.3 mm, यानी कि परफेक्ट फिटिंग वाला पार्ट और जस्ट मतलब परफेक्ट फिटिंग हो पाए, या फिर ऐसा पार्ट जो मतलब फिट ही ना हो बिल्कुल भी, वन गो इन एट ऑल, उसमें केवल 0.3 mm का ही डिफरेंस होगा तो भी ये हो जाएगा। मतलब अगर 0.3 mm भी छोटा मोटा डिफरेंस आया तो चीज़ें या तो परफेक्टली हमारी असेंबली हो जाएगी, या फिर वो पार्ट्स आपस में फिट ही नहीं होंगे। तो इसलिए टॉलरेंस देना जरूरी होता है ताकि उसे पता रहे, जैसे 0.3 mm में दिक्कत हो रही है तो हम टॉलरेंस इसको कम दे देंगे, इससे जैसे 0.1 या 0.05, कि हाँ इतना ही डिफरेंस रखना, इससे ज़्यादा डिफरेंस ना रखना, क्योंकि अगर 0.3 mm तक का डिफरेंस पहुंच गया तो हमारा वो चीज़ काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी वो पार्ट काम नहीं आएगा। तो इसके बाद जैसे टॉलरेंस में अब अलग अलग तरह के टॉलरेंसेस होते हैं, फिट्स होते हैं। तो अब जैसे टॉलरेंसेस हम बता रहे हैं, तो पार्ट का उसका यूज़ कैसे होना है उसके हिसाब से हमारे टॉलरेंसेस भी होते हैं। जैसे क्लियरेंस फिट, अब उसमें 3 तरह के फिट होते हैं। जिस चीज़ में हमें उन पार्ट को यूज़ करना है उसके हिसाब से हमारे टॉलरेंस अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले जैसे क्लियरेंस फिट, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा होल रहेगा और एक छोटा होल रहेगा। मतलब बेसिकली जैसे अगर हम लोग चीज़ों को फिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा मूवमेंट भी होना है, जैसे कोई एक होल बड़ा है अगर इतने से,
तो फिर पेग आराम से, यानी कि जो भी चीज़ हम उसमें लगा रहे हैं, शाफ्ट वगैरह, वो हमारी प्रॉपरली स्लाइड कर पाएगी। लिड्स, ड्रॉर्स, रिमूवेबल कैप्स, इन सब पार्ट्स में हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि बेसिकली क्लियरेंस फिट हम यूज़ कर रहे होते हैं जब चीज़ें आपस में मूव होनी होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0.3 से 0.5 mm का गैप रखते हैं, टॉलरेंस रखते हैं, ताकि इतना गैप छोड़ देते हैं कि हमारी चीज़ें इजीली बनाई जा सकें, और बनने के बाद वो यूजेबल भी रहे। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो शाफ्ट है अगर वो 10 mm है, तो जो होल करना है नेक्स्ट वाली चीज में जिसमें वो शाफ्ट लगनी है, तो उसको 0.4 mm ज्यादा बड़ा बनाएंगे। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि हम उस होल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जो एक्चुअल बनना है उससे। इससे क्या होता है कि जो शाफ्ट है उसे प्रेस करके फोर्स के साथ ही लगाया जाएगा, और वो लगाने के बाद फिर परमानेंट फिट हो जाएगा। इसे इसे ऑब्वियसली वही जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें परमानेंटली चीज़ों को फिट करना हो, या प्रेस फिट करना हो, यानी कि उसे बाई फोर्स फिट कर दिया जाए, फिर उसके बाद वो मूव ना करे और उसे जोड़ने की फिर जरूरत भी ना पड़े अलग से। तो इसे प्रेस फिट के लिए यूज़ किया जाता है, जॉइंट्स, बियरिंग, परमानेंट कनेक्शन देने के लिए, जहाँ पे एक बार हमने अगर लगा दिया तो ये अपने आप मूव ना करे, और इसे अदर चीज़ों से और जोड़ना ना पड़े, यानी कि वेल्डिंग वेल्डिंग ना करनी पड़े इसमें। जैसे एग्जांपल में 10 mm का अगर शाफ्ट या पेग है तो उसमें 9.9 mm का होल किया जाएगा। फिर ट्रांजिशन फिट सिमिलर होता है, बट इसमें बस क्या इतना डिफरेंट, बाकी दोनों सिमिलर ही है, इसमें बस इतना है कि बहुत हल्का सा गैप रखते हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है। इसमें क्या है, होल हमेशा बिगर होता है पेग से, यानी कि शाफ्ट से। इसमें होल छोटा होता है पेग या शाफ्ट से, और इसमें होल सेम साइज का होता है, बस थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, 0.1 mm ऊपर या नीचे। सो इसमें क्या बेसिकली रहता है, शाफ्ट जस्ट फिट हो जाती है, स्नगली फिट होती है कि पुश करके हैंड से लगाया जा सकता है, यानी प्रेस फिट मशीन से बाई फोर्स नहीं करने की जरूरत है। नॉर्मली अगर हाथ से भी चीज़ों को जोड़ो तो लग जाएंगे, लेकिन अपने आप गिरे ना वो। इसे यूज करते हैं प्रिसीजन फिटिंग के लिए, लोकेटिंग पिन, अलाइनमेंट डॉवल्स, ऐसी चीज़ों में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 तरह के फिट्स जो यूज किए जाते हैं। इसके हिसाब से फिर टॉलरेंस दी जाती हैं चीज़ों में, जो फिट यूज होना हो। प्रिसीजन टूल्स जैसे अब टिंकर कैड में क्या क्या होते हैं चीज़ों को प्रिसाइजली अलाइन और वो सब करने के लिए, तो उसमें क्या रहता है, रूलर टूल रहता है पहले, तो जो यूज़ करके दिखाया था मैंने, चीज़ों को अलाइन और परफेक्टली डिस्टेंस ऑफसेट जो भी देना हो वो सब देने के लिए। फिर स्नैप टू ग्रिड होता है, जो मैंने दिखाया था नीचे यहाँ पे सेटिंग्स में दिखाता है, डायमेंशन सेट करने का। और ये सेट करने का जो नीचे ग्रिड हमारी बनी हुई है, यानी कि जितना मूव करने पे चीज़ें इधर उधर शिफ्ट हो रही हैं, वो कितना शिफ्ट होगा वो हम चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन टाइपिंग का होता है उसमें, जब बना रहे हो तो साथ साथ में एक हैंडल बार जो बन के आता है, उससे हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं चीज़ों की। और वर्क प्लेन का टूल होता है, यानी कि किसी भी फेस के ऊपर रख सकते हो चीज़ों को आपस में, और उन फेस के ऊपर फिर नए और पार्ट्स बना सकते हो। तो एक जैसे ये बॉक्स का बता दे रहा हूँ जिसमें स्नैप फिट वाली लीड लगा सकते हो, तो उसका एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बना के ट्राई कर सकते हैं। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आउटर बॉक्स बनाएंगे 60 बाई 40 बाई 50 mm का। फिर इनर बॉक्स, एक और बॉक्स लेंगे, उसको प्रॉपर्टी स्टेप से ऐसे बताया था, सॉलिड से होल में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी डायमेंशन इतनी रखेंगे, 54, 34, 48। इसकी मदद से होल कर देंगे सेंटर में करके। तो हमारा दो बॉटम से, बस ये ध्यान ध्यान रखेंगे, दो में ऊपर कर देंगे बॉटम से, ताकि थ्रू होल ना हो जाए, नहीं कि आर पार होल ना हो जाए, केवल ऊपर से नीचे, ऑलमोस्ट नीचे तक का, पहुंचने तक का होल हो। तो हमारा एक कंटेनर टाइप बन जाएगा। दोनों को ग्रुप कर देंगे तो एक हॉलो बॉक्स हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ओपन बॉक्स। फिर रिम बनाएंगे लिड के लिए, उसमें क्या करेंगे बेसिकली, एक और बॉक्स बनाएंगे 60 बाई 40 बाई 4 का, उसमें होल कर देंगे 1 mm टॉप एज पे। एक रिम एज बन जाएगी इससे, जिसमें हमारा लिड आके लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक लिड टॉप बनाएंगे। उसके लिए बॉक्स लेंगे सबसे पहले 62 mm, 42 mm, 3 mm, थोड़ा सा बड़ा ताकि वो बाहर तरफ को निकले। फिर लिड स्कर्ट बना लेंगे, यानी कि जैसे अगर ऐसे बॉक्स हमारा बन रहा है ये, कि उसके अंदर कटआउट जो हमने किया था वो बनेगा। तो हम इससे क्या करेंगे, लिड को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ऐसे, ताकि दोनों साइड में बाहर निकले। और फिर लिड स्कर्ट बनाएंगे, वो बेसिकली क्या है, इसके साइड एजेस पे ऐसे करके हमारा बन जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट।
ऐसे इसमें पहली बात तो अंदर जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे, ऐसा करके। और ये इधर साइड भी होगा और पीछे साइड भी होगा, ऐसे करके, ताकि एक बार, पहली बात तो ये बॉक्स एक्स्ट्रा हैंग करे, उसके लिए इसको बड़ा किया है। और फिर ये इनसाइड बॉक्स वॉल्स के जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा, ताकि लिड हमने लगा दी तो इधर उधर लिड मूव ना करे। थोड़ा सा टॉलरेंस गैप छोड़ देंगे 2 mm का, ताकि हम आसानी से इजीली इसको फिट कर सकें आपस में, मूवमेंट क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे। और फिर दोनों फाइल्स को एसटीएल फाइल की तरह एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि हम लोग का इसको 3D प्रिंट कर सकें और बना सकें अगर हमें रियल लाइफ में बनाना हो। वैसे ही फिर पिन एंड सॉकेट जॉइंट, ये सबसे ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल मैकेनिकल कनेक्शन है, हर एक रोबोट हिंज पिवट में यूज होता है। इसको बेसिकली क्या करते हैं, दो पार्ट में बनाएंगे, एक पिन और एक सॉकेट। सो पिन क्या रहेगा, एक बेस ब्लॉक लेंगे 40 20 10 mm का, इसमें पिन लगेगी हमारी। पिन के लिए क्या करेंगे, एक सिलेंडर 8 mm डायमीटर 15 mm हाइट, उसको एक फेस पे सेंटर में लगा देंगे, अलाइन यूज करके। बेस पे रखेंगे, सेंटर वाई एक्सिस में कर देंगे और उसके फेस के ऊपर कर देंगे। इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, ये हमारा पिन वाला पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा सॉकेट वाला पार्ट सिमिलर करना है हमें, यहाँ पे बेस लिया, वही सेम डायमेंशन 40 20 10, सॉकेट होल लेंगे। सॉकेट होल के क्या करेंगे, सिलेंडर लिया, इस बार बस सिलेंडर को होल में कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर्टीज टैब से। उसकी ये डायमेंशंस रखेंगे, 0.4 mm का क्लियरेंस गैप दिया है इसलिए 8.4 mm। इसमें बेसिकली देखो ऐसे बन रहा है ये, कि हमारा हो गया बेस वाला पार्ट, इसके ऊपर लग रही है हमारे यहाँ पे ऐसे सिलेंडर पिन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या रहेगा, जो हमारा सॉकेट वाला पार्ट है, सेम डायमेंशन। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे इस वाले में पिन लग रही, इस वाले में होल लग रहा है, तो ये पिन एंड सॉकेट हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसकी डायमेंशन हमने कितनी रखी है, 8 mm डायमीटर। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 8 mm के साथ 0.4 mm का क्लियरेंस गैप छोड़ दे रहे हैं, ताकि ये फिट करने में इजी रहे आपस में। और इसकी 12 mm हाइट का होल कट कर देंगे सेंटर पे करके। फिर दोनों को अलाइन कर देंगे, सेंटर करने के लिए यहाँ पे अलाइन कर देंगे, और फिर उसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप करते ही यहाँ पे होल कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा पिन एंड सॉकेट का ज्वाइंट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसको भी वैसे ही हम 3D प्रिंट करके एक्चुअल में यूज करके देख सकते हैं। इसमें मेन चीज क्या है, 0.4 mm का जो हम गैप ले रहे हैं, उसकी वजह से ही जब हम इसे प्रिंट करेंगे तब ये परफेक्ट फिट होगा। अगर जैसे इसको 8 mm लिया और इसको भी 8 mm ले लिया, तो फिर अगर इसको हमने प्रिंट किया फिर, तो ये 8 mm यहाँ पे 8, दोनों को भले ही 8 mm रखा है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिंट में कभी वो चीज़ सेम नहीं आती है। तो 8 mm लिया तो वो फिट हो नहीं पाएगा दोनों, तो इसलिए 0.4 mm का टॉलरेंस गैप लेते हैं उसके बीच में। देखो कम्युनिटी में जैसे दिखाया था मैंने शेप जनरेटर, तो उसमें साथ में और कैसे यूजेस होते हैं उसके, तो बेसिकली क्या रहता है, टिंकर कैड में ग्लोबल कम्युनिटी रहती है, मिलियंस ऑफ पीपल्स लोगों की। उसमें आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं चीज़ों को, ब्राउज कर सकते हैं और लोगों के बनाए हुए चीज़ों को। सो उसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ बनाया अगर, अपना डिज़ाइन पब्लिश करने के लिए क्या करेंगे कि कुछ बनाया तो उसको पब्लिक करने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे, प्रॉपर्टीज, विजिबिलिटी को पब्लिक कर देंगे, तो अब उसे कोई भी देख सकता है। अगर उसकी लिंक अगर शेयर करनी है तो उसमें शेयर पे क्लिक करके यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, फिर उसे अपने दोस्तों, टीचर्स, पेरेंट्स, किसी को भी भेज सकते हैं। वो उसे 3D में देख सकते हैं, उसी मॉडल को किसी भी ब्राउज़र में देखने के लिए कि क्या बनाया है आपने। और उसका एचटीएल फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जब साइड में आएंगे तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एचटीएल फाइल अगर एक्सपोर्ट करें, तो फिर अब उसे किसी भी 3D प्रिंटर में डाल के उसे 3D प्रिंट किया जा सकता है उस मॉडल को। और अगर जैसे दूसरों का बनी हुई डिज़ाइन यूज़ करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, टिंकर कैड में जाके एक्सप्लोर सेक्शन में कुछ भी सर्च कर दें, तो उसमें हज़ारों लोगों की बनाई हुई डिज़ाइंस दिख जाएंगी, जो फ्री होती हैं देखने के लिए भी और कॉपी करने के लिए भी, यानी कि उसे बनाना हो चेंजेस करके खुद से, या फिर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी हो तो वो सब कर सकते हैं फ्री में। किसी भी पब्लिक डिज़ाइन को बेसिकली क्या करना होता है, ओपन किया, जो पसंद आया, उसमें टिंकर दिस का बटन आता है,
उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट उसकी कॉपी एक आपके खुद के अकाउंट में बन के आ जाएगी। अब उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना खुद का वर्जन बना सकते हैं उसका। ठीक है। सो क्या कम्युनिटी में हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए उसमें कि अगर आप दूसरों के डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो अगर कुछ बढ़िया बनाया है तो उसे पब्लिश कर दें ताकि और लोग उसे यूज़ कर पाएँ आपके नाम से। ठीक है। तो इससे एक और चीज़ होगी कि आपका खुद का पोर्टफोलियो भी बनेगा, यानी कि आपका अकाउंट जिसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं आपके। एक टिप दे रहा हूँ कि जैसे जो जो बेस्ट डिजाइन अभी तक मैंने पढ़ाए हैं जितने सेशंस में, उसमें से बेस्ट डिजाइन्स ले लो। ये बिगिनर 3D डिजाइनिंग के लिए काफी पोर्टफोलियो में आपके डिजाइन्स बन जाएंगे दिखाने के लिए। सो एक चैलेंज दे रहा हूँ बेसिकली सिंपल सा, कुछ भी एक चीज डिजाइन करके ट्राई करिए आप लोग 20 मिनट के अंदर। कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में यूज कर सकते हैं वैसा। एटलीस्ट उसमें 3 अलग अलग शेप्स यूज होने चाहिए, केवल बॉक्स ऐसे एक सिंपल सा बॉक्स नहीं बना देना है। 3 शेप्स एटलीस्ट यूज करने हैं। एक होल या एक कटआउट कम से कम होना चाहिए 20 मिनट्स के अंदर, टाइमर लगा के लाइव स्क्रीन पे। और सबसे आखिरी में इसे चैट बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना टिंकरकैड का लिंक भी डालें अगर बना है तो। इंस्पिरेशन के लिए आइडियाज जैसे दिए दे रहा हूँ, अगर ना समझ में आ रहा हो तो कुछ क्या बनाना है, जैसे मग या कप, फोन होल्डर, शेल्फ का ब्रैकेट, ट्रॉफी मिनी, या फिर डेस्क केबल। केबल पे जैसे डेस्क पे आपके जो भी टेबल रहती है उस पे केबल्स को रोकने के लिए क्लिप्स होती हैं वो। पॉइंट ट्रे, कस्टम रिंग, प्लांट पॉट, मिनी बुक एंड, बॉटल ओपनर। ये सब में से कुछ ट्राई कर सकते हैं अगर जैसे आइडियाज ना आ रहे तो। फिर अगर जैसे कुछ लोग अगर भेजेंगे डिजाइन तो उन्हें मैं, अगर कमेंट्स में डाला कुछ लोगों ने डिजाइन तो उन्हें मैं जरूर दिखाऊंगा क्लास में। और फिर सब लोग वोटिंग भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कौन सा सबसे क्रिएटिव है, कौन सा सबसे फंक्शनल है और कौन सा सबसे डिटेल्ड है उसके ऊपर। सो अगर आप लोग बनाए हैं कुछ भी डिजाइन तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सो नेक्स्ट सेशन, सेशन 5 में देखो हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। अब हम लोग प्रोफेशनल कैट सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे। टिंकर कैट से अदर बेटर कैट सॉफ्टवेयर्स कैसे और कौन कौन से होते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, वो सब देखेंगे। टिंकर कैट से पहली बात, अपग्रेड क्यों करना चाहिए, यानी कि हमें टिंकर कैट से आगे क्यों बढ़ना है। क्योंकि टिंकर कैट बेसिकली डिजाइनिंग को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल इंजीनियर्स अलग अलग कंपनीज में क्या यूज करती हैं सही में, वो देखने के लिए रियल टूल। ठीक है। सो फिर पैरामेट्रिक मॉडल देखेंगे कि एक डायमेंशन से मैंने चेंज कर दी तो पूरा मॉडल अपने आप कैसे अपडेट हो जाए। एक डिज़ाइन जैसे एक ब्रैकेट बनाया उसका डिज़ाइन, तो अगर मैं केवल एक नंबर चेंज करूँ उसकी हाइट चेंज हो जाए। स्केचेस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। फिर फ्यूजन 360 में जैसे बना सकते हैं, सॉलिडवर्क्स में बना सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स उसमें कौन सा पार्ट कैसे बनता है वो दिखाएंगे। और फिर इंडस्ट्रियल कैड सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं उसका तो वॉक थ्रू दूंगा। ठीक है। So thank you everyone for joining in this session. Every expert was once a beginner with a single shape on a blank work plane. Today you build assemblies, you think like an engineer now. Thank you.